आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़ शाहीन बाग में आज शहरियत कानून के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। बड़ी तादाद में अवाम शाहीन बाग थाने में आज CAA और NRC के खिलाफ गिरफ्तारियां देंगे। खबर के मुताबिक लोग अपने बच्चों के साथ प्ले कार्ड लिए हुए शाहीन बाग थाना जाएंगे, थाने के SHO को फूल पेश करेंगे और CAA की कॉपी इनके सामने एहतजाजन फाड़कर इस कानून को मानने से इनकार करेंगे। एहतजाजी खुद को डिटेंशन सेंटर भेजने की भी बात करेंगे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां देंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां समा नुमाइंदे शंकर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। शंकर, CAA को लेकर आज बड़े पैमाने पर एहतजाज होने वाला है। ओखला के इलाके शाहीन बाग में आज इस कानून को लेकर मुहिम चलाई जाएगी, एहतजाज किया जाएगा। क्या नजारा देख पा रहे हैं? क्या लोग वहां पर जमा हो रहे हैं? कुछ देखिए, अभी वक्त है, वक्त के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद कुछ जो लोग हैं वो धीरे धीरे जुटना शुरू हो जाएंगे शाहीन बाग में। और वहां पर जुटने के बाद वहां पर उसके बाद उन लोग का एक एक करके वो एक लंबी सी कतार बनाएंगे और कतार बनाने के बाद फिर उसके बाद थाने में अंदर जाकर के जो SHO होंगे या जो भी वहां पे अधिकारी होंगे उनको फूल देने का काम होगा। और वो एक रोज जो है बाकायदा वो देंगे और अपना जो एक कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना या एक अहिंसात्मक तरीके से बिना कोई हिंसा के बाकायदा अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। तो एक अलग सा एक तरीका जो है इस इलाके के लोगों ने अपना अख्तियार किया है। तो वो तकरीबन 20 मिनट के बाद ये चीजें लगभग यहाँ शुरू हो जाएंगी और लोग जो है लगभग एक धीरे धीरे यहाँ जुटना शुरू हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोग अभी भीड़ अभी वहां पे शाहीन बाग में अभी बाकायदा थाना के पास में नहीं जुटे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर जो वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा तो उसके बाद काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरह से बाकायदा विरोध प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरह से पहले यहाँ पर इस इलाके में हिंसात्मक चीजें जैसे वहां पर काफी तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई थी, काफी हंगामा हुआ था, तो उन सब चीजों से अलग हट करके एक अपनी बातों को रखने के लिए और अपनी तरीके से एक अलग तरीके से अहिंसात्मक तरीके से बाकायदा एक प्रोटेस्ट का एक अलग तरीका जो है उन्होंने लोगों ने तय किया है। तो आज तकरीबन थोड़ी देर के बाद अब ये चीजें सारी स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस इलाके में पहले से ही काफी जो सुरक्षा बल है वो तैनात हैं और इस इलाके में काफी जो आम लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि लोग वहां पर शांति कायम रखें, अपने भाईचारे को कायम रखें और अमन बनाते हुए जो तमाम जो मसले हैं अपने आप बात। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है एहतजाज का इन्होंने नया तरीका अपनाया है, फूल पेश करेंगे, बिल्कुल पुलिस चौकी जाएंगे, वहां पर फूल पेश करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग मांग करेंगे जो एहतजाजी है कि इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। तो क्या ये अपनी बात जो मनवाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं उसमें उनको कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है? तरीका इन्होंने अलग अपनाया है इस बार। देखिए वो सब सारे मसले अलग मसला है, क्योंकि वहाँ पर डिटेंशन सेंटर और इन सब चीजों की बात जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक थाना के बाहर एक थाना का जो नहीं बिल्कुल एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल देखिए वहां पर एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से बाकायदा शाहीन बाग इलाका जामा इलाके में को लेकर एक पिछले कुछ दिनों से एक अलग सा एक रूपरेखा, अलग सा एक चित्र बनता जा रहा था। तो वहां के लोग अपना एक अलग ही अपना रूप दिखाना चाहते हैं, अलग एक चेहरा दिखाना चाहते हैं कि शांति और अमन के साथ में अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। तो ये भी एक अलग ही पॉजिटिव दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से ये अपनी बात रखने का एक अलग तरीका है और उसी को आज रखते हुए बाकायदा इस इलाके के लोग बाकायदा अपनी बात को रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से निश्चित तौर पे इस मामले पर इस तरह की जो एक बात रखने का जो तरीका है वो अलग है और यहाँ पर जो तमाम जो लोग जो जुटेंगे उन सबों से ये अपील की गई है कि कोई भी यहाँ पर हिंसात्मक तरीके से यहाँ पर बात ना रखें या कोई ऐसी तोड़फोड़ या ऐसी हंगामा ना करें। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये काफी मजबूत एक तरीका माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कुछ युवाओं के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरह से हरकत की गई, तो कहीं न कहीं ये जो मसला है, जो विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है वो कहीं और डाइवर्ट होता गया और उस पर कोई और फायदा, जो राजनीतिक फायदा है वो उठता गया और राजनीतिक बवाल होता गया, राजनीतिक चर्चाएं होती गई। तो उन सब चीजों से अलग हट करके जो एक नया अलग तरीका अपनाने की कोशिश की गई है, तो आप देखना लाजमी होगा कि इस मसले को चलिए बिल्कुल तो लोग अपने घरों से निकल रहे होंगे, थोड़ी देर के बाद जब वहां पहुंचेंगे आपके बाद दोबारा लौटेंगे। शंकर इससे यार NRC क्या है, सुनो मेरी माँ और बहनों, सबसे ज्यादा तकलीफ इस भारत में महिलाओं को होगी, महिलाओं को होगी। याद रखो मेरी इस बात को, अगर NPR होगा, क्यों होगी?
क्योंकि दुनिया जानती है कि जो बाप और मां अपनी बेटी को फूल की तरह पालता है, वो उस घर में दूसरे घर को जाती है जब उसकी शादी या बियाह निकाह होता है। बहुत से सर्टिफिकेट्स का प्रॉब्लम पैदा होता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ खवातीन को होने वाली है। क्या है एनपीआर? एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख है, याद रखो आप। एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। 2003 रूल्स में लिखा गया, सेक्शन 3 सेक्शन 4 में लिखा गया कि एनपीआर ये होगा कि आज झूला मैदान के तरफ जितने बिल्डिंग हैं, गवर्नमेंट का एक सेक्शन ऑफिसर आएगा बिल्डिंग पर, नाम पूछेगा बताओ वारिस तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, वारिस नाम देंगे। उसके बाद वारिस से पूछेगा वारिस तुम्हारे मां बाप कहां पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बोलो। उसके बाद वो चला जाएगा, आधार कार्ड लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रल आईडी कार्ड। ये कहां पर कह रही है सरकार? एमएचए के वेबसाइट पर इन्यूमिनेटर्स मैन्यूल में रूल 1.4 से 1.7 पढ़ लो आप। और ये झूठ बोलते हैं मिनिस्टर पूरे बीजेपी के सेंटर के। बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे दे, दिल्ली में जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पुलिस हेडक्वार्टर के घेराव की कॉल दी है। पुलिस हेडक्वार्टर पर जेएनयू के सपोर्ट में एहतजाज हो रहा है। जामिया से जुड़े काफी तंजीमें, जो तलबा तंजीमें हैं, आईटीओ पहुंची और वहां पर एहतजाज किया जा रहा है। जामिया से जुड़े कई तंजीमें जेएनयू के लेफ्ट तलबा के साथ और उनकी हिमायत में एहतजाज करने के लिए आईटीओ पहुंचे हैं और इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। मामले की संजीदगी को देखते हुए काफी तादाद में पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली की फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंसूबा बंद नस्लकुशी करार दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस फसाद बर्पा करने वालों का साथ दे रही थी और हुकूमत खामोश थी। हमारे साथ सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली की जो हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं सर? ये इसको हिंसा नहीं कह सकते आप, ये प्री प्लान तरीके से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि 45 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों करोड़ की जायदाद को नुकसान पहुँचा है और कई लोग बेघर हो चुके हैं। यही है इसकी हकीकत। सर, मैं कई भड़काऊ बयान की बात की जा रही है। सर, आपके पार्टी की भी जो कई सांसद हैं, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भड़काऊ बयान है। सर, बिल्कुल हमारी वजह से फसाद हुआ। हमने ही कहा गोली मारो, हमने ही कहा कि पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हमने ही कहा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं सर, अभी जो सर जिस तरह से इस्माइल साहब का बयान आया है सर, मेरे दोस्त इस्माइल साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है, मैंने भी उनसे बात की है। मुफ्ती साहब को मैंने कहा है कि आप जरा ऑप्शन एक्सरसाइज करें। मुफ्ती साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, तो देख लीजिए ना, देखकर मुझसे सवाल करिए आप। अहम खबर कि मुल्क में कोरोना वायरस से पहली मौत की तस्दीक हो गई है। जी हां, कर्नाटक के गुलबर्गा में गुज़िश्ता दिनों काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी की मौत हुई थी। गुलबर्गा के डीसीपी शरत ने इसकी तस्दीक की है। इंतकाल से कबल उनके खून के नमूने लिए गए थे, जो कि जांच के लिए बेंगलुरु लैब भेजे गए थे। लैब ने जांच में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी है। 29 फरवरी को काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी सऊदी अरब से वतन वापस लौटे थे। वतन वापसी पर उनकी तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उन्हें गुलबर्गा के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। उनकी हालत में सुधार न आने पर उन्हें हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 10 फरवरी को हैदराबाद से गुलबर्गा वापसी के दौरान काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी की रास्ते में ही मौत वाक़ई हो गई थी। वाज़ेह है कि मुल्क भर में 70 से ज़ायद मामले कोरोना वायरस के रोशनी में आ चुके हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 15 मामले रोशनी में आए हैं। मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी कर रही है।
और चलिए शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो खास रिपोर्टर मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जवाद का, जो कि गुलबर्गा से हमें तफसीलात देंगे, और फिर मुंबई में क्या कुछ सूरत हाल है वो भी हम जानेंगे हमारे साथी अमित राय से। जवाद, बेहद अहम खबर, कोरोना वायरस से पहली मौत की तस्दीक हुई है, क्या कुछ और तफसीलात? जवाद। देखिए हिना, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने भी इसकी पूरी तफसीलात वगैरह दी है कि मौसूफ जो है 1 माह कबल सऊदी अरब गए थे, तो 29 फरवरी को ये गुलबर्गा हैदराबाद लौटे थे, हैदराबाद से गुलबर्गा आए थे। तो तफसीलात के मुताबिक 4-5 रोज तक मौसूफ की सेहत ठीक वगैरह थी, ऐसा कुछ मामला नहीं था, मगर 5 मार्च को इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी, जिसके बाद उनकी कुछ दिनों तक इन पे फैमिली फिजिशियन से इनका घर पर इलाज होता रहा, मगर 2 दिन के बाद इनकी तबीयत और बिगड़ गई, तो उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया, जहां पर इनके टेस्ट वगैरह किए गए, उनका ईसीजी किया गया, उनका एक्सरे निकाला गया, तो वहां पर भी हालात कुछ हद तक ठीक बताए गए, मगर हालात जो ही बिगड़ती गई तो इन्हीं जो है गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में लाया गया, जहां पर इनके सैंपल लिए गए। ये 9 मार्च की बात है, जब 9 मार्च को इनको गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में लाया गया, तो यहां पर इनके सैंपल लिए गए थे। सैंपल लेकर, क्योंकि गुलबर्गा में इन सैंपल टेस्ट के लिए लैब वगैरह नहीं है, तो इन्हें जो है सैंपल्स को जो है मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत बेंगलुरु रवाना किया गया था, जहां से बेंगलुरु से जो है ये कल रात में आई है, कि जिसमें बताया गया है कि जो काजी मोहम्मद हुसैन के जो नमूने लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए, यानी कि लैब में तस्दीक हो गई कि अब कोरोना वायरस से उनकी मौत हुई है। मगर इनका इंतकाल जो है 10 मार्च को हो गया था, जब इनके वापस जिम्स लाया जा रहा था, हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, इन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां हमने उनके फर्जंद से बात की थी, उन्होंने बताया कि भाई हैदराबाद में किसी हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट कर लेने के लिए गवारा नहीं किया। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल कम से कम 3-4 हॉस्पिटल ये फिरते रहे, जिसमें कॉर्पोरेट बड़े लेवल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल शामिल है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने भी इन्हें एडमिट करने से इनकार किया गया था। यहाँ किसी तरह से उन्होंने कुछ हीला बहाना करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, और उनका कहना यह है कि महलूक के फर्जंद का कहना है कि उन्हें भी शायद 2 घंटों के बाद मालूम हो गया था कि शायद कोरोना वायरस के मुश्तबा। जवाब यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि जब उनको ले जाया जा रहा था मुख्तलिफ जगह पर, उस सब के बीच में क्या वो तमाम लोग जो उनके राब्ते में थे, क्या वो इससे मुतासिर नहीं पाए गए होंगे? क्या उनके लिए कुछ खास एहतियाती तदाबीर अब नहीं की जा रही? देखिए इना, कल ही रात मेरी बात हुई है उनके जो बड़े फर्जंद है काजी हामिद फैसल सिद्दीकी से। उनका ये कहना है कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि 43 लोगों को हमने आइसोलेटेड किया, जिसमें कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं, मगर कल हम उनके घर गए थे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि उनके घर से किसी को आइसोलेटेड किया गया है। हामिद फैसल सिद्दीकी की अगर से बात करें तो वो खुद मैयत के साथ थे, मगर उन्हें किसी तरीके की तबीयत वगैरह उनकी नासाजी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है कि उनके फैमिली मेंबर से आइसोलेटेड किया गया, ऐसा कोई खबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता रात 10 बजे के आसपास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग आए थे, जिसमें उनके अहले खाना को जो है 2 दिन कबल बुखार आ रहा था। उन्होंने एहतियाती तौर पर जो है उन फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ रवाना किया है, मगर उनका कहना है कि उनके घर से किसी की भी तबीयत नासाज नहीं है कोई भी, हालांकि वही थे मैयत के साथ। खैर ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है कि उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाए। सेवा परमो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवासियों के लिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए। साथियों, संकट के इस समय में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारी आवश्यक सेवाओं पर
हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए, ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, हमारे डॉक्टरों को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को इस महामारी के लिए प्राथमिकता देने की सुविधा बने। और इसलिए मेरा सभी देशवासियों से आग्रह यह भी है कि रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए, जितना बच सके बचना चाहिए। आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाले डॉक्टर, आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिश्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन पर ही उनसे आवश्यक सलाह ले ले। अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवश्यक ना हो, ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आग्रह है कि इसे भी आगे बढ़वा दें, 1 महीना बाद की तारीख ले लें। साथियों, इस वैश्विक महामारी का अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार ने एक कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स, इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्क में रहते हुए, फीडबैक लेते हुए, हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकट भविष्य में फैसले लेगी। ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, उन पर प्रभावी रूप से अमल हो। निश्चित तौर पर ये महामारी ने देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षति पहुंचा दी है। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाएं, आपके घर ना आ पाएं। ऐसे में उनका वेतन न काटें, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे मुंबई का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम शख्सियात जो हैं वो गहरे दुख का इजहार कर रही हैं, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। तो पूरी फिल्मी दुनिया इस वक्त सख्ते में है। तमाम तर शख्सियात समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर सुशांत की खुदकुशी की वजह क्या रही। जी देखिए, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं और इस बार भी जो है वो वजह यही सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो एक किस्म के डिप्रेशन में थे और इससे पहले इसी महीने में जो है वो उनकी एक्स मैनेजर ने भी जो है वो खुदकुशी की थी और इसी के ताल्लुक से जो है वो पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत को बुलाया था, पूछताछ की थी। तो जो सूत्रों के हवाले से, जो जराये के हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं, उसकी वो ये मौसूल हो रही है कि
सुशांत सिंह राजपूत जो है एक किस्म की डिप्रेशन में थे और उसी बुनियाद पे जो है ये खुदकुशी हुई है। दूसरी बात ये है कि सबसे अहम मामला इसमें सामने आ रहा है हिना कि अभी तक जो है वो किसी भी किस्म का सुसाइड नोट या इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं मिल पाई है। पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है। उसमें पुलिस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने वाले आसपास पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह थी या कौन से अमल थे या कौन लोग मिलने के लिए आए थे, किस तरह की बातें हुई थी, इस तरह की मालूमात पुलिस जो है वो जुटाने में लगी हुई है। एक अहम मालूमात आपको दूं मैं यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत का जो शव है वो लेकर मुंबई पुलिस निकल चुकी है और मुंबई के विले पार्ले इलाके में जो कूपर हॉस्पिटल है वहां पर इनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो जो चीजें निकल के सामने आएगी उस पर जो है वो पुलिस बात करेगी, उस पर पुलिस के जो अधिकारी है वो बयान देंगे। सुशांत सिंह राजपूत का ताल्लुक जो है वो पटना से था और मुंबई में जो है जो स्ट्रगलिंग अदाकार हैं उनमें सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली थी। पवित्र रिश्ता से लेकर के जो है वो अभी तक छिछोरे जैसी फिल्में उन्होंने की है। तो पुलिस भी जो है वो किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी के साथ साथ जितने भी सियासी लीडरान हैं, जितने भी रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी हाँ, बॉलीवुड के चहीते अदाकार इरफान खान ने इस दार फ़ानी को अलविदा कह दिया। बहुत अरसे से वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। हाल ही में बड़ी आंत में इन्फेक्शन से इरफान खान परेशान थे, इसीलिए उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था जहां उनका इंतकाल हो गया। और इस तरह बॉलीवुड ने एक अनोखा अदाकार खो दिया। इरफान खान ने बहुत कम दिनों में अपनी खास पहचान बना ली थी। NSD में तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने टेलीविज़न सीरियल में भी काम किया। फिल्म हासिल से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। तलबा सियासत पर मबनी इस फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी के शानदार जौहर दिखाए और रातों रात स्टार बन गए। और इसके बाद इरफान खान ने अलग अलग फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। मकबूल, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, जुरासिक वर्ल्ड, स्लमडॉग मिलेनियर और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों से शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों को उन्होंने हासिल किया। इरफान खान ने अपनी अदाकारी में जान डालने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों का भरपूर इस्तेमाल किया। और अगर ये कहें कि वो आंखों से अदाकारी करते थे तो गलत ना होगा, मगर मुहलिक बीमारी ने एक बेहतरीन अदाकार को हम सब से छीन लिया। बॉलीवुड समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने इरफान खान की मौत पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया है। आपको बताएं कि चंद दिन कबल 25 अप्रैल को इरफान खान की वालिदा भी चल बसी थी। एक और बेहद अहम खबर, ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर को कैंसर था और काफ़ी दिनों तक उनका इलाज भी चला था। वो अमेरिका में रहे थे जहां पर उनका इलाज किया गया था और उनके साथ लगातार उनकी जो अहलियां हैं नीतू सिंह वो भी रही थी और उनके बेटे भी उनके साथ लगातार वहां मौजूद रहे थे। और हाल ही में जब वो अपना इलाज करवा के आए थे उसके बाद से ट्विटर पर वो काफ़ी एक्टिव रहते थे और लगातार वो अपने तमाम मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा करते रहे थे। और आज ये अफसोसनाक खबर आई कि ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो फिल्मी दुनिया के लिए एक और बुरी खबर, कल जिस तरह से हमने देखा था कि इरफान खान को लेकर अभी सब सदमे से उबर भी नहीं पाए थे, कि अब ये बेहद अफसोसनाक खबर जिसकी जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी कि ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आज आपको याद होगा कि ऋषि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन की एक खास केमिस्ट्री रही है। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया था और वो तमाम फिल्में जो हैं वो एक खास उनका ऑरा रहा है, उनका एक दौर रहा है। और ऋषि कपूर की अगर बात करें तो 67 उनकी उम्र थी इंतकाल के वक्त। और ये भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने एक लवर बॉय की जो इमेज थी वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दी थी।
बॉबी फिल्म से जो उनकी एक शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह ने उन्होंने अपनी उस इमेज को बरकरार रखा था। एक पूरी नस्ल जो है वो ऋषि कपूर की मददार रही है। खासतौर से उनका जो चार्म था उसने सभी को अपनी जानिब मुतवज्जे किया था। और सबसे अहम बात ये, और नाज़रीन आपको बताएं कि पंजाब से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपने 7 महीनों की रसद भी रखे हुए हैं। ज़राए कानून के खिलाफ किसानों में ज़बरदस्त नाराज़गी देखी जा रही है। पंजाब के फतेहगढ़ से तकरीबन 1000 ट्रैक्टर का काफिला निकल चुका है। हम लोग जो मोदी काले कानून है, ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उसको रद्द करवाने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं जी। जितना भी टाइम लगेगा, जितना टाइम कानून रद्द नहीं होते, उतना टाइम हम संघर्ष जारी रखेंगे। कोशिश करेगा जितना हमारे में दम होएगा उतना लगाएगा, ठीक है। जितना सरकार में दम होएगा सरकार लगाएगा, जितना किसानों में दम होएगा किसान लगाएगा। हम लोग संघर्ष जारी रखेगा, रुकने वाला नहीं हम लोग। हम सीधा दिल्ली को कूच कर रहे हैं और वहाँ जो रोका जाएगा तो वहीं सब सड़कों जाम लगा देंगे। तकरीबन कितनी ट्रालियां और सामान वगैरह सारा? वो ये तो 4-5 महीने का सामान हमारे पास है, 1000 के ऊपर ट्राली जा रहा है जी। सारे किसान रेडी हैं? रेडी। देख लो आप कैसा उत्साह है, कैसा है। हाँ जी, वहाँ पानी की बिछाई होती है? कोई बात नहीं, पानी चले कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं हैगा। हम लोग कुर्बानी ये भरिया जो पंजाब का जो इतिहास है ना। डीडीसी इंतखाबात के नतीजे में जम्मू कश्मीर की सियासत का एक नया रुख देखने को मिल रहा है। इस इंतखाबात के नताइज में गुपकार अलायंस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। अलग-अलग बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27, अपनी पार्टी को 12 सीटें मिली है।